रहीम। सेल्स टैक्स रिटर्न में पिछले कुछ अरसे में जो चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं उनमें मेजर चेंजेस रिलेट करती हैं एनेक्जर ए के साथ। जो परचेजेस का एनेक्जर है उसमें अब हमसे क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी और वैल्यू भी एक्सपेक्ट की जाती है। क्वालिटी से मुराद ये है कि एचएस कोड आपने मेंशन करना है और आइटम की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट आपने देनी है। इसके अलावा जो सेल्स का एनेक्जर है उसमें भी सिमिलर चेंजेस हैं। क्वांटिटी और वैल्यू के साथ आइटम की डिस्क्रिप्शन और एचएस कोड को इंपॉर्टेंस दी गई है। एनेक्जर C1 इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम अपनी सेल्स के अगेंस्ट जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेमेंट्स रिसीव करेंगे वो भी उसके अंदर एंटर की जाएंगी। ज़्यादा बड़े इश्यूज जो आ रहे हैं वो स्टॉक्स के एनेक्जर्स के अंदर हैं। स्टॉक्स का एनेक्जर H1 जो कमर्शियल इंपोर्टर्स और ट्रेडर्स के लिए डील करता है उसके अंदर अब आपको ओपनिंग स्टॉक डालना है, अपने परचेजेस, इंपोर्ट्स, डिस्पैचेस और क्लोजिंग स्टॉक विद क्वांटिटी और वैल्यू रिकंसाइल करके देना है। एक और बड़ी टास्क जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैंडेटरी कर दी गई है वो एनेक्जर जे है। अब हर मैन्युफैक्चरर को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर ऑफ बिजनेस एनेक्जर जे स्टॉक का सबमिट करना है विद सेल्स टैक्स रिटर्न ऑन मंथली बेसिस। इट कैरीज ओपनिंग स्टॉक जहां पे आपको क्वांटिटी और वैल्यू देनी है, आइटम की डिस्क्रिप्शन देनी है, फिर आपने गुड्स जो मैन्युफैक्चर की हैं उनकी क्वांटिटी और वैल्यू, जो डिस्पैचेस, सेल्स हैं और क्लोजिंग स्टॉक की भी क्वांटिटी और वैल्यू देनी है। जहां पे कॉस्ट की बात है वो सबसे क्रिटिकल एरिया है जिसको प्रोडक्शन कॉस्ट कहा गया है। कॉस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो हम क्वार्टरली, 6 मंथली या ईयरली बेसिस पे एलोकेट कर रहे होते हैं। कौन सी कॉस्ट इस प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल होगी, कौन सी कॉस्ट इस प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल नहीं होगी, ये हम आज की एक डेमो डाटा के अंदर डाल के नंबर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा जी, हमें पता है कि हमारा मेजर एम्फेसिस जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर है और स्टॉक के ऊपर है, कमर्शियल इंपोर्टर के ऊपर। लेकिन एक दफ़ा एनेक्जर ए और सी में से भी गो थ्रू हो जाते हैं जो नए आए हैं। आपको पता है नए एनेक्जर्स में वो सीरियल नंबर पूछता है, उसके बाद एनटीएन, सीएनआईसी, नेम सप्लायर का, प्रोवेंस टाइप, डॉक्यूमेंट की टाइप, नंबर, डेट, एचएस कोड और आइटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका ऑब्जेक्टिव इन सारी चेंजेस का यही है कि यहाँ पे कोई इररेलेवेंट, जिसको फ्लाइंग इनवाइस कहते हैं, वो किसी भी सूरत में ना आ सके। और आप ये याद रखिएगा जो आपकी सेल की आइटम है कमर्शियल इंपोर्ट के केस में और मैन्युफैक्चरर के केस में, वो रेलेवेंस इसके साथ ज़रूर होनी चाहिए। परचेज की टाइप, रेट आएगा, क्वांटिटी आएगी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी मेंशन करना है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव होगा। वैल्यू ऑफ परचेजेस आ जाएंगी, सेल्स टैक्स या एफईडी, इनपुट टैक्स अगर आपका अलाउड नहीं है तो आपने यहाँ मेंशन करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू एक्स्ट्रा टैक्स है या एफईडी है तो भी आपने मेंशन करना है। सेल्स टैक्स विदहेल्ड, आपको पता है ये एनेक्जर जो परचेज का है इसका डाटा हम पुल करते हैं, हम खुद से कोई डाटा नहीं डाल सकते। ये डाटा है जो एनेक्जर सी का जो हमने पुटअप करना है, उसमें हमने अपने सप्लायर का सारा डाटा देना है, एनटीएन, सीएनआईसी, नेम, टाइप। इसी तरह से हमने सप्लायर का प्रोवेंस, डॉक्यूमेंट का टाइप, नए डेट, एचएस कोड और डिस्क्रिप्शन। अगेन हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पे आपने अपना एचएस कोड और आइटम डिस्क्रिप्शन दोनों, अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर या ट्रेडर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं तो बहुत एहतियात से देना है। सेल की टाइप क्या है, रेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वैल्यू ऑफ परचेज, फिक्स्ड, रिटेल प्राइस, सेल्स टैक्स, एफईडी मोड, अगर एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स एप्लीकेबल है, टोटल वैल्यू इंक्लूसिव सेल्स टैक्स आ जाएगी। ये याद रखिए, यही वाला डाटा आपके एनेक्जर्स में H1 में जो आपके कमर्शियल इंपोर्टर का है और जे में जो मैन्युफैक्चरर का है वहां जाना है। तो ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें अब कोई लूप होल या गलती होगी तो आपके स्टॉक्स डिस्टर्ब होंगे। अगर आपके स्टॉक डिस्टर्ब होंगे तो आपकी सिर्फ सेल्स टैक्स नहीं, आपके इनकम टैक्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। अगर सेल्स टैक्स विदहेल्ड हो रहा है, एफईडी है, अगर आपकी एग्जाम्पशन है ड्यू टू किसी भी कोई या किसी एसआरओ के तहत या आपने कोई एग्जाम्पशन ली है तो आप यहाँ पे एसआरओ बताएंगे और फिर आइटम का नंबर आएगा और तब आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। अब हम चले जाते हैं जी एनेक्जर जे के ऊपर। एनेक्जर जे में अगेन वही बात है, मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, एचएस कोड, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ओपनिंग स्टॉक, क्वांटिटी और वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक देख लीजिएगा, एसआरओ के तहत जिस महीने से एप्लीकेबल है पहले आपने उन 2 महीनों का जो एडिट पोर्शन है वो करके फिर आपने ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे लेके आना है वैल्यू से। ये वाला हमारा क्रिटिकल एरिया है जो हम समझते हैं, जहाँ में हम ये कहते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ क्वांटिटी डालनी है तो वो वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, वो वैल्यू के ऊपर अब हम बात करते हैं।
सप्लाई का डाटा आपका नेगेटिव सी जो अभी हमने डिस्कस किया वहाँ से पुल होना है और फिर ये क्लोजिंग स्टॉक डिटरमिन होना है। अब आप थोड़ा-सा यहाँ पे ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये सप्लाई का डाटा आपका नेगेटिव सी से आना है। यानी जो आपने फाइनल प्राइस आपने चार्ज की है, वो प्राइस यहाँ पे आनी है। तो इसलिए फिर ये वाला जो क्वांटिटी का पार्ट है, इसकी वैल्यू पूरे एहतियात से डालनी पड़ेगी। अगर हम सिर्फ कॉस्ट डाल दें मटेरियल्स की, यहाँ पे सेल प्राइस डली होगी, आपका स्टॉक कुछ अरसे में नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोसेस की कॉस्ट डाल दें तब भी ये स्टॉक इफेक्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एक्चुअली स्टॉक कॉस्ट होती क्या है, वैल्यू प्रोडक्शन कॉस्ट होती क्या है और वो किस तरह से डिटरमिन करके यहाँ पे कौन सी कॉस्ट डाली जाए कि आपकी ये सप्लाई और ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के बाद एक एक्यूरेट फिगर या नियर टू एक्यूरेट फिगर रिफ्लेक्ट करें। सबसे पहले हम आ जाते हैं, मेरी सजेशन ये है कि अब अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं और आपको फिल्टर्ड डाटा हर महीने का सेपरेटली मिलता है स्टॉक्स का और कंजम्पशन का और प्रोडक्शन कॉस्ट का आइटम वाइज, तो फेयर इनफ आप जिस तरह से मर्जी उसको मैनेज कर ले। लेकिन अगर आप मीडियम साइज या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हैं तो मेरी राय ये है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप ईयर वाइज इस तरह से मंथ वाइज अपने आप को ब्रेक कर लें। जुलाई 2024 से लेके जून तक एक शीट बना लें और उसके अंदर आप हर महीने की चीज़ें मैनेज करें। जैसे अगर हम आज की डेट में अप्रैल में हैं, मार्च में हैं, मई में हैं, तो आप ये वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। ऑटोमेटिकली आपका बन जाना चाहिए। हमारा जो कंसर्न शुरू हो रहा है, वो कंसर्न शुरू होना है मेनली यहाँ से। यहाँ से हम ये कहते हैं कि ओपनिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक जो मैंने आपको बताया, आपने बड़ी एहतियात से डालना है। इसी तरह से जो आपकी परचेज़ की वैल्यू है, वो भी आनी चाहिए। फिर क्लोजिंग स्टॉक अभी हम डिटरमिन करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको निकाल के वर्कआउट करके देगा। इस दफ़ा शायद एडिटिंग की ऑप्शन मौजूद है, नेक्स्ट में वो भी खत्म हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट ये आ गई, तो प्रोडक्शन है अगर आपकी, तो प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोडक्शन के डायरेक्ट ओवरहेड्स होते हैं, सैलरीज है, पैकिंग मटेरियल है, यूटिलिटीज हैं, पावर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन वगैरह हैं, ये सारी डाल के आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनती है। उसमें से आप फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक्स को एडजस्ट करते हैं, तो फिर आपका स्टॉक बनता है जो आपने प्रोडक्शन सेल की है, वो वर्कआउट होता है। ये बुनियादी तौर पे एनेक्जर जे का स्टॉक होगा। एनेक्जर जे के स्टॉक के अंदर ये तो आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसके साथ कुछ लोगों का ख्याल है सिर्फ ये जानी चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल है ये। लेकिन अगर आपकी एडमिन कॉस्ट भी साइजेबल है और सिग्निफिकेंट है और उसके साथ आपकी अदर कॉस्ट भी हैं, ऑपरेटिंग आपका डब्ल्यूबीपीएफ है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है, अदर कोई इनकम तो क्वेश्चन मार्क है कि अगर वो आनी है इसमें नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है अदर इनकम यहाँ से नेट नहीं होनी चाहिए। कोई अदर एक्सपेंसेस हैं या आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है, आप एक साइजेबल यूनिट हैं या आप एक मीडियम साइज यूनिट हैं, आपने मार्कअप लिया हुआ फाइनेंसिंग ली हुई है, मार्कअप है या आपके बैंक चार्जेस हैं, तो फिर आपकी टोटल कॉस्ट, मेरी ज़ाती राय में प्रोडक्शन कॉस्ट कम्स टू योर टोटल कॉस्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मैंने फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं, आप टोटल कॉस्ट को लेंगे, उसके बाद आपके जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी और आपका स्टॉक जो आप यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, वो आपका एनेक्जर जे के साथ मैच करना चाहिए। एनेक्जर जे में जो एंट्रीज डलती हैं, वो इस तरह से डलती हैं। एनेक्जर जे हमें इस तरह से जब आप खोलते हैं आयरस पे, तो वो इस तरह से आता है, आपसे एचएस कोड पूछता है, आपकी आइटम का यूनिट्स, वैल्यूज और आपकी ओपनिंग स्टॉक डालता है, फिर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड डालता है, फिर सप्लाई ये पिक करता है और क्लोजिंग स्टॉक निकालें। अब आप ये ज़हन में रखें कि इस जिस महीने में आप स्टार्ट करेंगे, उसमें तो आप ओपनिंग स्टॉक डाल लेंगे, प्रोडक्शन डाल लेंगे, सेल डाल लेंगे, सेल का डाटा वो वहाँ से उठा लेगा, प्रोडक्शन का डाटा आप डाल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपका ओपनिंग स्टॉक लॉक हो जाएगा और आप वो ओपनिंग स्टॉक नहीं चेंज कर सकेंगे। आप सिर्फ अपनी प्रोडक्शन डालेंगे, सेल भी वो, डिस्पैचेस भी वो आपके नैयर सी से उठा के लाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक वर्कआउट होगा। इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट को एम्फसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपने केयरफुली ये देखना है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है। अच्छा, ये मोर कॉम्प्लिकेटेड किस वक्त हो जाता है, आप सिंगल आइटम में डील कर रहे हैं, आपकी टोटल कॉस्ट ही, कि आपकी मल्टीपल आइटम्स हैं, आपकी 1 2 3 4 5 10 15 आइटम्स हैं, वो आप क्या करेंगे?
उसमें जो लिटमस टेस्ट होगा वो ये होगा कि आप एचएस कोड को फ़ोकस करेंगे। जो मटेरियल आप डिफरेंट एचएस कोड से खरीद रहे हैं, आपको उसने अपनी परचेज़ के एनेक्जर में आपने उसको केयरफुली लेके जाना है। यहाँ पे उसका एचएस कोड आपने केयरफुली मॉनिटर करना है। जो आइटम आप बेच रहे हैं वो सेपरेटली डिस्टिंक्ट हो रही है एचएस कोड से, तो फिर आपको उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट अलहदा से वर्कआउट करनी है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपका एचएस कोड आइटम्स का डिफरेंट है, तो फिर आपको डिफरेंट तरीके से ये कॉस्ट एलोकेट करनी पड़ेगी टू योर डिफरेंट आइटम्स एचएस कोड के रेफरेंस से। जब एचएस कोड के रेफरेंस से ये आइटम होगी, तो फिर आप यहाँ पे डिफरेंट एचएस कोड डालेंगे और ये आपका अनेक्जर आपका नियर टू एक्यूरेट फिगर्स रिफ्लेक्ट करेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, तो मेरी ज़ाती राय में मंथली आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता रहेगा और आपको इनकम टैक्स रिटर्न बनाने में भी आसानी रहेगी। याद रखिए, ये फिगर सिंबॉलिक हैं, इनको मैच करने की कोशिश ना कीजिएगा। इसी तरह से अब हम कमर्शियल इंपोर्टर को देख लेते हैं। कमर्शियल इंपोर्टर का जो नेचर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। एम्फेसिस एचएस कोड के ऊपर है और डिस्क्रिप्शन के ऊपर। फ़र्क क्या है कि मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है, इंपोर्टर या इंपोर्ट करता है या लोकल खरीदता है। इसी तरह से वो डोमेस्टिक सप्लाईज़ भी कर सकता है, एग्ज़ेम्प्ट गुड्स भी कर सकता है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है, उसका क्लोजिंग बैलेंस भी है। अच्छा, अब इसका जो कमर्शियल इंपोर्टर है, कमर्शियल इंपोर्टर की प्रोडक्शन कॉस्ट बिल्कुल नहीं होती। कमर्शियल इंपोर्टर की सिर्फ़ कॉस्ट होती है, जिसको आप ये कहते हैं कि जी आप सिर्फ कॉस्ट लेके चलेंगे, प्रोडक्शन उसकी है ही नहीं, लेकिन उसके एडमिन और बाकी सारे एक्सपेंसेस मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली उसका ओपनिंग स्टॉक होगा, वो जो परचेज करेगा लोकल वो डाल लें, उसके अंदर से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करें तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अगर वो एक बड़ा यूनिट है तो उसके मीडियम साइज बिजनेस है, तो स्मॉल साइज है, तो उसके ऑब्वियसली कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस भी होंगे। उसके ऊपर डब्ल्यूपीपीएफ तो नहीं लगेगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जरूर उसके ऊपर भी लगेगा। इसी तरह से अगर आप फाइनेंसिंग यूज कर रहे हैं तो आपके मार्कअप और बैंक चार्जेस भी होंगे। अगेन आपको उसी तरह से अगर आपकी आइटम एक है तो आप उसको सिंपली कर लें। अगर नंबर ऑफ आइटम्स एचएस कोड के रेफरेंस से ज़्यादा हैं तो फिर आपको सेपरेट एचएस कोड के रेफरेंस से ये सारे का सारा अनेक्जर बनाना पड़ेगा। इसी तरह से अनेक्जर C1 है। C1 ये कहता है कि जो आपने पेमेंट रिसीव की है अगेंस्ट योर डोमेस्टिक सेल इनवाइसेस, वो आप यहाँ पे मैच करेंगे बायर इनवाइसेस की डिटेल और जो पेमेंट डिटेल है। तो इस तरह से करके हमने अनेक्जर्स ये सारे बनाने हैं। मेरे ज़ाती राय में अब जो अनेक्जर्स बन रहे हैं विद सर्टन एडजस्टमेंट्स ही आपको ज़रूरत थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हो जाएगी और साथ आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़। मेरी ज़ाती राय में जो पॉइंट्स अभी कंसिडर करने वाले हैं कि डिपार्टमेंट जो प्रोविजंस को किस तरह से डील करेगा। कुछ हमारी शेयर्ड कॉस्ट होती हैं, कुछ हमारी पीरियोडिकल कॉस्ट होती हैं। डब्ल्यूपीपीएफ और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का क्या होगा, यहाँ पे मैंने अभी वर्क इन प्रोसेस का जिक्र नहीं किया। वर्क इन प्रोसेस भी जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और रिकंसिलेशन किसी भी सूरत में आपको एट द एंड विद आईटीआर बना के देनी ही देनी है। आई होप कि दिस विल सर्व लॉट ऑफ योर पर्पस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल videos on tax and allied matters. Thank you very much.